वो तो ये भी कह रहे हैं जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, आया आया शेर आया। लेकिन दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी की आदत पड़ गई है और वो केजरीवाल ने डाल दी। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जनता के सामने ये स्पष्ट करना होगा कि मुझे फंसाया गया है। मैम, बीजेपी पर लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी बलात्कारियों को हवा देती है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास एटम बम है। नमस्कार, मैं इमरान अंसारी और मेरे साथ हैं सीनियर एंकर चारू शर्मा। देश में चुनाव का दौर चल रहा है और हर तरफ चुनाव की चर्चा चल रही है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। चलिए हमारे साथ जुड़िए। मैम, हाल ही में सैम पित्रोदा ने बयान दिया है जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, सैम पित्रोदा का जो बयान रहा, पहले जब इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बयान दिया तो कांग्रेस ने ये कह दिया कि ये इनका निजी बयान है, उससे बचते नजर आए। लेकिन जब दोबारा बयान दिया तो फिर देखिए बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होने लगते हैं। सैम पित्रोदा एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं कांग्रेस में, हालांकि अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आप उस दौरान समझिए कि जब वो बयान देते हैं इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर और बोलते हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है कि 50% जो प्रॉपर्टी होती है, बस 60% जो प्रॉपर्टी होती है वो सरकार ले लेती है। अब ऐसे में आप समझिए कि कितना मुश्किल हो जाता है किसी के, और इस मुद्दे को फिर बीजेपी यहाँ पर भुनाने लगती है कि आपका जो पैसा है, आपकी जो मेहनत है, उसे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर उसे हड़प लिया जाएगा। यानी बीजेपी जो है वो ऐसे मुद्दे उठा रही है। देखिए, हर इंसान के लिए कहते हैं ना कि किसी को आप थप्पड़ से नहीं जीत सकते हो, लेकिन उसे एक गले लगा के जीत सकते हो। तो यहाँ पर जो वार है, वार पलटवार तो चल ही रहा है, लेकिन वार हो रहा है भावनाओं के जरिए। यानी देखिए, जैसे कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मुद्दे को किस तरह से सॉफ्ट करके किसी भी जनता को, या जो हमारे दर्शक हैं वो ये समझ सकते हैं कि एक हिंदुत्व का कार्ड जो बीजेपी खेल रही है वो इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बीजेपी जानती है कि यहाँ पर सनातन के प्रेमी जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसी क्रम में वो देखिए, मुस्लिम्स की बात कर ले तो उस पर भी वो 3 तलाक का मुद्दा उठाते हैं। कहते हैं कि जो 3 तलाक की एक कुप्रथा थी उसे हमने खत्म किया। इससे क्या है कि महिलाएं जो है वो सोचेंगी कि हाँ ठीक है, बीजेपी है, हाँ मतलब आपके पर्सनल हित के लिए वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल करना, या कहा जा सकता है कि उनसे डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश जो बीजेपी करती है, या प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारक करते हैं, तो जब बात दिल तक पहुंचती है तो फिर वो वोटों में तब्दील हो जाती है। मैम, हाल ही में केजरीवाल की अंतिम रिहाई हुई है, क्या इसको बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा? इसका 20 दिन के लिए उन्हें जमानत मिली है। इससे देखिए, अब ये इस चुनाव में ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल, देखिए सबसे अहम चीज है कि आपको याद होगा कि जब रामलीला मैदान पर आंदोलन हुआ था, इसकी शुरुआत इसी चीज से हुई थी कि कांग्रेस को सत्ता से हटाना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं। हालांकि सिर्फ आप समझिए कि पंजाब में आपने हाथ नहीं मिलाया है, वहां पर आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और एक ही चुनाव में अलग अलग राज्य में आप 2 स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं। क्या जनता को ये चीजें समझ नहीं आएंगी कि अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो आपने उनके खिलाफ आंदोलन क्यों किया? अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी है तो पंजाब में आप लोग साथ साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, दिल्ली में क्यों लड़ रहे हैं? यानी मौका परस्त राजनीति जिसे कहा जाए, ये बीजेपी क्योंकि लगातार कह रही कि मौका परस्त राजनीति है केजरीवाल की। अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, अंतरिम जमानत पर आए हैं, तो ये इंडी गठबंधन का कहना है कि देखिए ये तो पार्टी को मजबूत करेगा, लेकिन जो एक डेंट लग चुका है, आप समझिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके अलावा खुद अरविंद केजरीवाल, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन लोगों को जेल भेजा गया। अब ऐसे में वो आरोप लग चुके हैं, अभी भी आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल को दोषमुक्त नहीं किया गया है, उनको सिर्फ अंतरिम जमानत दी गई है। यानी ये तो किसी को भी मिल जाती है अंतरिम जमानत। और किसने दी गई है? चुनाव प्रचार के लिए शर्तें भी लगा दी गई हैं कि आप सीएम हाउस नहीं जाएंगे, आप कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, आप मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे अपने केस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि एक डेंट जो लग गया है अरविंद केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर, अब उसे मिटाने की कोशिशें की जाएंगी या फिर विक्टिम कार्ड आप जनता के बीच खेलेंगे। लेकिन अंतिम जमानत आपके लिए फायदा हो सकती है ना? देखिए, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि फायदेमंद कैसे होगी, क्योंकि मैंने वही आपसे कहा कि ये जो डेंट लगा है इसे किस तरह से कवर करेंगे अरविंद केजरीवाल। आपका सिर्फ ये कह देना कि हमें फंसाया जा रहा है, अगर आपको फंसाया जा रहा है तो आप कोर्ट के सामने ही साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आप निर्दोष हैं?
ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी मैंने जिस तरह से कहा, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप दोष मुक्त हुए हैं, कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार आप कर सकते हैं, क्योंकि ईडी ने तो कहा था कि प्रचार करना ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार भी नहीं है, तो फिर हम चुनाव प्रचार के लिए इजाजत क्यों दे रहे हैं। भारत में तो देखिए चुनावों का देश है, जैसे भारत त्योहारों का देश है, चुनावों का भी देश है, तो चुनाव तो यहाँ पर होते रहते हैं। ईडी का कहना है कि ऐसे आप कितने नेताओं को बेल देंगे। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जनता के सामने ये स्पष्ट करना होगा कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन केस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब संभल कर चलना होगा अरविंद केजरीवाल। कल केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अगर दोबारा से सत्ता में बीजेपी आई तो देश के हर नेता जो विपक्ष का होगा वो सब जेल में होगा। तो ये की बात सही है या गलत? देखिए अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो कह रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर अमित शाह सत्ता संभालेंगे, और उसके बाद अभी जो ये गारंटी है मोदी की गारंटी उन्हें कौन पूरा करेगा। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि वो पूरा 2029 तक का कार्यकाल पूरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विपक्ष एक हवा चला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नेता हैं उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मैं सबसे अहम चीज एक चीज कहूंगी कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है किसी भी चीज का, चाहे बीजेपी लगा दे विपक्ष के नेताओं पर या विपक्षी नेता बीजेपी पर लगा दे, लेकिन हमारे पास न्यायपालिका है। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आपको प्रूव करना है। अगर आप पर कोई आरोप लगा है वो आपको प्रूव करना है कोर्ट में। तो सिर्फ आरोप लगा देने से, कि कह देने से कि विपक्ष के नेता हैं इसलिए जेल चले गए, ये काफी नहीं होगा। आपको कोर्ट के सामने प्रूव करना होगा कि आप इन्हें जेल क्यों भेजना चाहते हैं, इनके खिलाफ आपके पास सबूत क्या है। बिना सबूत के आधार पर तो कोर्ट कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा देखिए एक चीज और है, आप ये देखिए कि ये कहा जाता है कि कांग्रेस को फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है। बीआरएस नेता की कविता जो इस चीज को स्वीकार करती है कि 100 करोड़ का जो है वो घोटाला हुआ था या चंदा दिया गया था। आपको याद होगा जैकलिन फर्नांडिस के जो सुकेश चंद्रशेखर जो हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। अब आप ये समझिए कि एक व्यक्ति चलिए आरोप लगा सकता है, 2 लगा सकते हैं, लेकिन ये सब लोग जो आरोप लगा रहे हैं क्या इन्हें कोर्ट के सामने भी प्रेजेंट किया जा रहा है? और अगर प्रेजेंट किया जा रहा है तो फिर यानी ग्राउंड जो है वो ईडी के मजबूत है वहां पर। अगर मजबूत नहीं है या सिर्फ और सिर्फ हवाई आरोप है तो ईडी इस चीज को क्यों रोक रही है, और फिर आम आदमी पार्टी प्रूव क्यों नहीं कर पा रही है? अब नेताओं के जेल में जाने की अगर हम बात कर ले तो देखिए बहुत से आपको पता होगा कि विपक्षी नेता ऐसे हैं जिनके पास से पैसा बरामद होता है, या हेमंत सोरेन आप देखिए, हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं ये जानते थे कि उन्हें जो समन भेजे जा रहे हैं उसके बाद स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। आपको अगर ईडी समन भेज रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी कोई भी समन भेज रही है, आप जाइए सामना कीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन वो बच रहे थे और वो ये जानते थे कि अब देखिए ये कहा जा सकता है कि उन्हें इस चीज का आभास था कि गलतियां कुछ तो हुई हैं, तभी उन्होंने ईडी का जब 10वां समन था तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया। यानी क्या उन्हें ये इंट्यूशन था कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो ईडी उस चीज को पकड़ चुकी है, अगर पकड़ चुकी है इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। मैम हाल ही में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और 7 सीटों पर चुनाव लड़ा है इंडिया अलायंस, तो आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी खेला कर पाएंगे दिल्ली में? देखिए ना होने के बावजूद मैं एक चीज समझती हूँ कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अलायंस में कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत थी शीला दीक्षित के समय में। उसके बाद अगर हम अब देखें तो कांग्रेस का बहुत कुछ खास वजूद नहीं है दिल्ली में। लेकिन एमसीडी के चुनाव में भी आपको याद होगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर थी। एमसीडी में नहीं हरा पाए आम आदमी पार्टी को, विधानसभा चुनाव में नहीं हरा पाए। लेकिन अगर हम बात कर लें अब की, यानी लोकसभा चुनाव में, तो क्या लोकसभा चुनाव में अच्छा कर पाएगी बीजेपी? ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि देखिए दोनों में फर्क क्या है। लोकसभा चुनाव है आपका राष्ट्रीय मुद्दों पर, विधानसभा चुनाव होता है आपका स्टेट के मुद्दों पर कि आपको फ्री का पानी दिया जाएगा, बिजली दी जाएगी। इन मुद्दों से प्रभावित होकर जनता वोट दे देती है। बल्कि अगर विधानसभा चुनाव हो तो इस बात को ये कहा जा सकता है कि आप आज भी अगर चुनाव, तो देखिए देरी की चीज है, आप आज भी दिल्ली के लोगों से बात कर लें तो वो कहते हैं हम तो केजरीवाल को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फायदा हो रहा है। वो ये जानते हैं, जनता ये जानती है कि आप बड़े लेवल पे अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में तो चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां कौन लड़ रही है? बीजेपी। तो आप पंजाब और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, दिल्ली में या गुजरात में या ऐसे कहीं कहीं अगर आप देते हैं तो वो जो केजरीवाल की गारंटी है वो पूरे देश में तो लागू नहीं हो पाएगी। आपके सभी नेताओं पर आरोप लगे हैं तो इससे आपको नुकसान तो जरूर होगा।
बिल्कुल, मैंने जिस तरह कहा कि बार चुनाव। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उस डेंट को हटाना एक बड़ा टास्क होगा। पहले तो डेंट को हटाना है, वो टास्क है, और उसके बाद एक सॉफ्ट कार्ड, एक विक्टिम कार्ड भी खेलना पड़ेगा कि देखिए हम परेशान हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती हैं कि आपका बेटा जेल में है, यानी आप कनेक्ट कर रहे हैं जनता से। वो ये नहीं कह रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल का जवाब वोट से, वो तो ये भी कह रहे हैं जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, आया आया शेर आया। ऐसे जो स्लोगन्स हैं, ये देखिए आप जब सुनते हैं, आप अगर एक रोड से पास कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल वहां से जा रहे हैं, आप सुनते सडनली आया आया शेर आया, तो आप जानना चाहते हैं कि कौन आ गया है ऐसा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल आए हैं। तो ये चीजें जो है ना, आप कनेक्ट करने के लिए जनता के सामने, कहते हैं ना, आप एक ऐसा शगुफा छोड़ते हैं जो जनता को कनेक्ट करे। लेकिन दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी की आदत पड़ गई है और वो केजरीवाल ने डाल दी। देखिए ये फ्री की रेवड़ी, अब ये तो मुझे लगता है कि जरूर कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने एक पैटर्न चेंज किया है चुनाव का। पैटर्न इसलिए चेंज किया है कि ये कि हम फ्री की बिजली देंगे, ये हम की एजुकेशन फ्री करेंगे। हालांकि देखिए भारत एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर एजुकेशन पर भी जीएसटी लगती है, टैक्स लगता है। ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर एजुकेशन पर भी आपको पैसा देना पड़े। ये भारत इकलौती है ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुका है। ठीक है, अगर हम सीरियस मूड पर वापस आते हैं, अब चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि ये फ्रीबीज नहीं कह सकते हैं, ये जनता का हक होता है। मैम, शहजादे पीएम मोदी का, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, यहाँ पे अधूरी रह गई है, क्योंकि हम एक लिमिट तक अगर हम जनता को फ्री दें तो वो ठीक है, लेकिन जब हम एक्सेसिव कर देते हैं तो देश का हाल श्रीलंका जैसा भी हो सकता है, देश का हाल पाकिस्तान जैसा भी हो सकता है, देश का हाल म्यांमार जैसा भी हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए इस चीज पर कहा था, फटकार लगाई थी कि ये सब मत करें आप, क्योंकि आप देश को, उससे देश का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इतना फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि जाओ तो वो सरकार की टैक्स में तो आपकी सरकार नहीं है ना, देश में तो बीजेपी की सरकार है। मैंने वही बोला, हाल इसलिए ना कि अब आप समझिए कि आम आदमी पार्टी ने ये बोल दिया, ठीक है, आप एक स्टेट से अगर चीजें जाने लगे, आने वाले वक्त में आप ये देखिए कि पंजाब में भी सरकार है, अभी दिल्ली में भी है, दिल्ली में आगे अगर सपोज अभी किसी और राज्य में बन जाती है। अब ऐसे में जो आप स्टेट को टैक्स देते हैं या मतलब जो बजट देते हैं उसमें कमी अगर होगी तो फिर एक मुद्दा बनेगा। अब एक कंपटीशन भी है, आप देखिए कि बीजेपी ने भी कई सारी ऐसी घोषणाएं शुरू कर दी हैं, ऐसी घोषणाएं। तो जब आप कंपटीशन में आते हैं, आपको लगता है कि अभी हमारा प्राइम फोकस क्या है कि हमें जीतना है, जीतने के लिए आप ऐसे फ्रीबीज जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। जब आप अनाउंस करेंगे तो आपको देना भी तो पड़ेगा ना। मैम, बीजेपी आरोप लगाती है कि फ्री की रेवड़ी आम आदमी पार्टी बांटते हैं, लेकिन राजस्थान में चुनाव हुए, वहां पे बीजेपी ने घोषणा की कि 200 यूनिट फ्री। पहले आरोप, यही बोला ना, आरोप तो सब लगाते हैं, लेकिन ये वो वाली चीज है कि आरोप आप लगा रहे हो लेकिन बचे हुए आप भी नहीं है इस चीज से। आरोप आप लगा देते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन जब आपको नजर आ रहा है कि अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, यूपी में भी कई सारी फ्री की घोषणाएं की हुई हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आप घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन आप जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो आपको उसी टैक्स से उस पैसे को निकालना होगा। फिर वही जब वो राजस्व जो है हमारा, जब वो खत्म होने लगेगा या जब वो कम होने लगेगा, तो फिर क्या आप यही चाहते हैं कि सिर्फ आपको घोषणाएं कर देनी है, सत्ता में रहना है? आपको याद होगा श्रीलंका के प्रेसिडेंट को भागना पड़ गया था देश छोड़कर, इतनी स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि वहां पर आप देखिए फ्रीबीज आप अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो टूरिज्म था, वो कोविड की वजह से खराब हो गया था। तो एक एक फैक्टर्स ऐसे रहे जिसने देश को बर्बाद कर दिया। मैम, पीएम मोदी के हर बयान में राहुल गांधी को शहजादे बोला जाता है, शहजादा, तो मैम, और पाकिस्तान से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन शहजादे इसलिए क्योंकि एक आरोप से हटके चलिए, सबसे पहले नहीं, दुआ नहीं, आपने एक वर्ड सुना होगा, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। अरविंद के राहुल गांधी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है। क्योंकि देखिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, मैंने ये किया है, मैं रेलवे स्टेशन पर सोया हूँ, तो वो अपनी हार्डशिप्स गिनाते हैं। ऐसा कुछ भी कभी भी राहुल गांधी ने फेस नहीं किया है। वो कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा आपको याद होगी, जब वो पैदल चले तो लोगों को लगा कि हाँ ये इतना बड़ा नेता है और ये पैदल चल रहा है, उसका फायदा हुआ कांग्रेस को। अब शहजादा में इसलिए बोला जाता है क्योंकि नो डाउट कांग्रेस के पास अथाह पैसा है, और वो पैसा जो है मतलब आप समझिए कि उन्होंने वो हार्डशिप्स नहीं झेली हैं। प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, अगर मेरे भाई शहजादे हैं तो आप तो शहंशाह हैं। अब आप समझिए कि
आप और हम ट्रैवल करते हैं, हम कई बार ऑटो से ट्रैवल करते हैं, मैं ओला उबर कर लेती हूँ, बाइक से भी ट्रैवल करती हूँ, हम उस हार्डशिप से निकल रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी ने वो चीजें फेस नहीं करी होंगी, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी बाइक करके कहीं जाना पड़ा होगा या ऑटो करके जाना पड़ा होगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो तो शहजादे हैं, वो कहाँ जनता के बीच आ पाएंगे या जनता से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। आप देखिए कि मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो उन्हें शहजादा कहते हैं। अब पाकिस्तान प्रेम की बात करते हैं, ये इसलिए हो जाता है कि आप समझिए कि जब इंडिया अलायंस के नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि हमें तो भारत को पाकिस्तान से इज्जत से बात करनी चाहिए, उनके पास एटम बम है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इमरान कि हम एक ऐसे देश से जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार भारत में, अब तो संख्या कम हो गई लेकिन पहले आप देखिए कि एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे, जिसकी वजह से हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठते थे, ऐसे देश से क्या हमें नरम रुख अख्तियार करने की जरूरत है? हालांकि राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि देखिए अगर आतंकवाद खत्म करना चाहें तो भारत मदद कर सकता है, लेकिन आतंकवाद खत्म करना है ये पहले तय तो कर ले, क्योंकि आतंकियों को तो पनाह देने वाला भी देश है पाकिस्तान। अब ऐसे में देखिए, हालांकि राहुल गांधी ने तो नहीं करा है ऐसा कुछ, या ना कभी पाकिस्तान के लिए कुछ सॉफ्ट रखा है, लेकिन आप पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के जैसे युवराज भी कहा जाता है, शहजादे उन्हें कहा जाता है, तो वो चाहे क्या, आप खुद समझिए जिनकी पूरी पार्टी कही जा रही हो, क्या वो अगर अपने नेताओं को ये हिदायत दे दें कि कोई भी पाकिस्तान पर आप नहीं बयान देंगे, आप इस मुद्दे पर बयान नहीं देंगे, तो आपको लगता है कि उनकी नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी, लेकिन उनके नेता बयान दे रहे हैं और वो सारी फजीत। आप देखिए कि राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके नेता ऐसा बयान देकर वो पूरी हजारों किलोमीटर की जो पैदल यात्रा थी उस पर फजीयत खड़ी कर देते हैं, पूरा डेंट लगा देते हैं कि नहीं नहीं ये व्यक्ति, इनकी पार्टी तो ये तो पाकिस्तान से। और ये बहुत अच्छी तरह बीजेपी जानती है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर कितना बोलना है, कैसे बोलना है कि जनता सीधा कनेक्ट कर सके। मैम, पीएम मोदी का बयान था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हिंदुओं के, औरतों के मंगलसूत्र खतरे में। कभी तो इसका मतलब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ये आरोप बीजेपी पर देखिए बहुत पहले से लगता रहा है और ये कहा भी जाता है कि बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। और देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, बहुत अच्छी तरह से इस मुद्दे को भुनाया गया कि कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है। राम मंदिर का जब न्योता दिया जाता है तो कांग्रेस क्यों नहीं आती है, विपक्ष के अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसे बड़े नेता आखिर क्यों इस न्योते को ठुकरा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अब यहाँ दो चीजें हो जाती हैं, अगर नेता आ जाते तो ये होता कि देखिए हमने मंदिर बनाया, आप भी आए, लेकिन नहीं आए तो देखिए ये भी एक मुद्दा हुआ कि हमने बुलाया, आप नहीं आए। यहाँ तक कि ये तक कहते हैं कि कांग्रेस को तो पापों को धोने का मौका मिला था, क्योंकि कांग्रेस, ये आप जानते हैं कि पुरजोर विरोध किया था राम मंदिर का। अब ऐसे में उन्हें वो ये मुद्दा एक मिल जाता है कि देखिए हमने बुलाया लेकिन आप नहीं आए। अब जब नहीं आए हैं तो इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह से बीजेपी जानती है कि इस मुद्दे को कैसे भुनाना है। हिंदू मुस्लिम ये इस तरह से हो जाता है जब वो ये कहते हैं, आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था कि आप राम मंदिर का जो अभी जब हमने देखा था 22 तारीख को कार्यक्रम था, नहीं ये उस दौरान की बात है जिस दौरान डिसीजन आया था राम मंदिर बनाने का। एक चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाएंगे। उनका बाबरी मस्जिद बनेगी, आप वो बाबरी मस्जिद नहीं, उन्होंने कहा कि कोई और मस्जिद, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आप कोई और मस्जिद बना लीजिए, उसके लिए जमीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप जाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना वो बुलाएंगे ना मैं जाऊंगा। एक तरफ बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने कहा कि मोहम्मद शमी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं क्रिकेट में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अहम चीज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हिंदुत्व को लेकर बयान देते हैं तो वो स्पष्ट होता है, लेकिन क्या हम ये कह दें कि बीजेपी में कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, क्या मुस्लिम प्रवक्ता नहीं है? शहजाद पूनावाला ले लीजिए, कितने फायर ब्रांड आप कह सकते हैं कि एकदम बहुत अच्छा, बहुत तीखा बोलने वाले हैं। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ज़रूरी ये हो जाता है यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब मोहम्मद शमी को वो सम्मानित करते हैं
तो ये नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम लीडर्स से परहेज है या मुसलमानों से परहेज है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 3 तलाक को लेकर वो काम नहीं करते, और अगर ऐसा होता कि मुसलमानों से परहेज होता बीजेपी को, तो 3 तलाक को लेकर लगातार प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि हमने काम किया। मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम बहनों को उन्हें बहन कहकर संबोधित करते हैं। आप ये भी देखिए कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो राखी भेजती हैं। तो जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो बीजेपी ये दिखाती है, और दिखाती क्या मतलब, ये उनके आइडियोलॉजी में है कि आप हिंदुत्व का कार्ड तो रखते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सर्वधर्म विकास की बात बीजेपी करती है, तो वो मुसलमानों के लिए भी काम कर रही है, वो सिखों के लिए भी काम कर रही है, क्रिश्चियंस के लिए भी काम कर रही है। तो ये बीजेपी लगातार ये दिखाने की कोशिश करती है कि बीजेपी जो काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास की जो आइडियोलॉजी है उस पर काम कर रही है। मैम, बीजेपी पर लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी बलात्कारियों को हवा देती है। देवगौड़ा के पोते प्रज्वल नाम है, प्रज्वल। हाँ। देखिए यहाँ पर एक चीज है कि हवा देने वाले, पहली बात तो वो उनकी पार्टी के लीडर नहीं थे, उनके साथ गठबंधन लेते। हाँ, प्रधानमंत्री ने प्रचार जरूर किया था उनके लिए। अब प्रचार के बाद देखिए जब इस चीज को, ये टाइमिंग आप देखिए कि चुनाव प्रचार हो चुका है, चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद ये चीजें सामने आ रही है। जब सामने आ रही है तो उसके बाद जब चीजें सामने आती हैं तो बीजेपी इससे खुद को किनारा कर लेती है कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एसआईटी का गठन किया जाता है, जांच की बात कही जाती है, तो कह देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रचार किया था, तो प्रियंका गांधी ने इस पर हमला भी बोला कि प्रधानमंत्री एक बलात्कारी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप देखें तो बलात्कारी तो नहीं, लेकिन महिलाओं के शोषण से जुड़ा एक मुद्दा उत्तर प्रदेश का आपको याद होगा, पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह। अब ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है, ठीक है, उनके लिए आज योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी पर ये सवाल जो है विपक्ष जरूर उठाएगा कि एक व्यक्ति जिन पर आरोप लगता है उनके बेटे को आप टिकट दे रहे हैं, अब तक ये आरोप था, लेकिन अब उनके लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। तो आप समझिए कि टफ टाइम्स तो हैं ये। अब इसे जवाब कैसे देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसे किस तरह से इस पर डिफेंड करेंगे या पूरी बीजेपी से किस तरह से डिफेंड करेगी, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि आरोप तय हो चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर। शायद 2 दिन पहले ये खबरें आई थी। मैम, लास्ट क्वेश्चन है कि आप जनता के बीच जाती हैं और जनता सवाल पूछती है, तो देश का माहौल क्या है, किसका पटला भारी? अब ये तो ऐसा सवाल है कि मैं स्क्रीन पे तो नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि लोग अभी भी मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि आप काम करें या ना करें, आप जनता को इम्प्रेस करें। जनता इस चीज़ को, अच्छा ठीक है ऐसा हुआ है, वो कहते हैं ना कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे बुलाया गया है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। जब वो बनारस जाते हैं, ठीक है, वो जो कनेक्ट करते हैं, वो रोड शो में जाते हैं, वो देखते हैं कि एक बच्ची है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रही है, उसके पास प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो माता जी हैं हीराबेन, उनकी तस्वीर होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं तस्वीर ले लीजिए और तस्वीर मुझे भेज दीजिए। कनेक्ट करना जरूरी है। वो कनेक्शन जो अब वो रोड शो करते हैं, वहां एक बच्चा होता है, प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, उस बच्चे को गोद में लेते हैं, फिर आप कह देते हैं कि ईवीएम हैक है। ये लाइव कह सकते हैं, इसे लाइव तौर पर आप इसे ईवीएम हैकिंग कह सकते हैं। आप जनता से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई हाई कर रहा होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपका प्रणाम मिल गया है। तो ऐसे जब आप खुद सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपको दिखे कि प्रधानमंत्री वहां पर आए हैं, आपके लिए वो कितना अविस्मरणीय पल हो जाएगा कि आप वहां पर जाएं, आपका नाम इमरान है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री कहें कि नहीं इमरान मेरे भाई हैं, तो आपको ये चीज लगेगा कि ये लोग तो कहते थे कि मुसलमानों को पसंद नहीं करती बीजेपी, ये तो मुझे भाई कह रहे हैं, तो यू विल फील गुड अबाउट इट, ठीक है। तो ऐसे जनता से कैसे कनेक्ट करना है जब आप बीजेपी को वो बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है। कहते हैं ना कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, लेकिन मार्केट में अगर उसकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है तो आपकी सेल्स अच्छी नहीं होगी। मैम, हर पार्टी को बीजेपी ने राजनीति सिखा दी, कह सकते हैं ऐसा? कह तो सकते हैं, देखिए, पर अगर सबको सिखा दिया होता तो सबके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं लेकिन अभी मार्क्स के मामले में बीजेपी आगे। आज की चर्चा में इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।